Good evening, friends. Welcome to my YouTube channel Education with Ravi. Now I talk about chapter 1 of History class 10th NCERT. In this chapter, we will read nationalism in Europe and how to develop nationalism and what is nationalism. Nationalism क्या है, कैसे develop हुआ एंड वेयर इज़ कम फ्रॉम, एंड इसका सबसे पहले आगमन या कहें तो उत्पत्ति डेवलपमेंट कहाँ से हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई से डेट आई विल एक्सप्लेन इन बाइलिंगुअल मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि हम इस वीडियो में दोनों लैंग्वेज में बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे हिंदी और इंग्लिश में। In this whole chapter, I can divide 6 topics and I taught every topic in detail. And first topic are the French Revolution and idea of the nation। यानी कि सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। यानी कि इफ़ यू रिमेंबर्ड, यदि आपको याद होगा क्लास 9th प्रीवियस क्लास 9 चैप्टर 1, तो उसमें हम एक होल चैप्टर ही पढ़े थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, कैसे हुआ था, आखिर कैसे हुआ था, और कहीं ना कहीं वहीं से यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप हुआ। तो हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। एंड सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म यूरोप में कैसे बना, कैसे हुआ, कैसे डेवलप हुआ। एंड द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1813 टू 1848। एंड ऑफकोर्स ये कंफर्म है कि कहीं कुछ नया डेवलपमेंट होता है किसी देश में तो वहाँ नॉर्मली हो नहीं जाता है, पहले उसके पीछे कुछ रेवोल्यूशन होते हैं लंबे समय तक, उसके बाद डेवलपमेंट होता है। देन वैसे ही हम पूरे 1830 से 1848 के बीच का रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड टॉपिक नंबर 4 द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, और कैसे जर्मनी और इटली यूनिफाइड होता है, कैसे एक अलग अलग अपना होल कंट्री बनते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड 5 टॉपिक इज़ विजुअलाइजिंग द नेशन। एक नेशन बन के एक होल नेशन बन के जब तैयार होता है तो क्या उसके सामने प्रोसेस होते हैं, क्या उसके सामने प्रॉब्लम होते हैं, कैसे वो होता है, कैसे वहाँ वो स्टेट को चलाया जाता है। एंड 6 नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म क्या है एंड इम्पीरियलिज्म क्या है, यही हमारा 6 टॉपिक है ये पूरे चैप्टर का। इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इस टॉपिक फर्स्ट को देखने से पहले हम एक थोड़ा सा ये जानेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म राइज होने से पहले वहाँ के बहुत सारे पॉलिटिशियन, हम कहें तो राइटर, आर्टिस्ट, ये क्या है नेशनलिज्म, इसको कैसे पब्लिक के बीच में इसको इकट्ठा करते हैं एंड कैसे ये डेवलप होता है पूरे होल कंट्री में, उसके बारे में थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं, उसके आगे हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नाउ बिफोर रीड दिस टॉपिक फर्स्ट आई रीड उटोपियन पिक्चर ऑफ दिस चैप्टर। अगर हम चैप्टर स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें एक उटोपियन पिक्चर यानी कि एक ड्राइंग दिया हुआ है कि नेशनलिज्म क्या है, नेशन कैसे है, कैसे नेशन, व्हाट इज नेशन, नेशन क्या है, कैसे डेवलप होंगे एंड कैसे लोगों के बीच ये कहें तो एक माहौल बनकर कैसे लोगों के बीच जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। इन 1848 फ्रेडरिक सर्डियो नामक एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपने एक पेंटिंग में 4 प्रिंट्स विजुअलिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम। एक उन्होंने पेंटिंग तैयार किया और उसको बताया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स पेंटिंग उसको कहा, और उन्होंने एक 4 प्रिंट्स यानी कि 4 अपने ड्रीम यानी कि उटोपियन, हम पहले यूज़ किए थे वर्ड उटोपियन का मतलब था अ विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इज़ द अनलिंक्ड टू एक्चुअल एग्जिट। उटोपियन का मतलब हम अगर कहें तो दिन में सपना देखना ना, जो वाक्य है कि दिन में सपना देखना, ठीक है,
सेम वही वर्ड्स है, यानी कि ड्रीम, सपना कि ऐसा हो सकता है, होगा नहीं, ऐसा ऐसा हो सकता है और ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होगा। दिस इज कॉल्ड उटोपियन। ये जो उनका ड्रीम था, यानी कि ड्रीम अगर हम कहेंगे ड्रीम ड्राइंग, उन्होंने 1848 में पेंटिंग इसका किया। वो एक फ्रेडरिक सॉड्यू एक आर्टिस्ट थे, फ्रेंच आर्टिस्ट थे। एंड नाउ of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage of the Statue of Liberty as they pass by it। फिगर में आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि एक यहाँ मूर्ति है, स्टैचू है, उसके पास से टोटल यूरोप एंड अमेरिका के मेन एंड वोमेन, वो किसी भी क्लास के हों और किसी भी एज के हों, उसके पास से एक लंबे लाइन से गुजर रहे हैं। यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि ये लिबर्टी ऑफ स्टैचू है, लिबर्टी ऑफ स्टैचू है, एंड इसके पास से टोटल लोग गुजर रहे हैं। और यानी कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक मोनार्की ख़त्म हो गया है फ्रांस से, और टोटल लोग इस लिबर्टी से, यानी कि इस फ्रीडम से के पास से गुजर रहे हैं, अपने अपने खुशी से, अपने अपने देश के झंडा ले लेकर, अपने अपने फ्लैग ले लेकर। एंड ऊपर से जेसस एंड एंजल्स सब उनको क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सब ऊपर भी खुश हैं, यानी कि ऊपर भगवान भी लिबर्टी से खुश हैं, फ्रांस के लोगों को लिबर्टी से ये जेसस भी खुश हैं। एंड as you recall, artists of the time in the French Revolution personified liberty as a female figure। जैसे हम अब हम समझ में अब हम यहाँ आते हैं इंडिया पे। इंडिया में हम लोग इंडिया को माता, यानी कि भारत माता के नाम से जानते हैं। वैसे ही सॉड्यू फ्रेडरिक ने भी वहाँ के लिबर्टी को, यानी कि वहाँ के अगर हम बात करें कि वहाँ के लिबर्टी को फीमेल फिगर दिया है। Here you can recognize the torch of enlightenment he bears in one hand and one character of the right of man in the others। On the earth is the foreground of the image lie the shattered remains of symbols of absolute institution। अब एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। बगल में वर्ड दिया हुआ है, यहाँ अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। लिटरेरी अ गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम द रूल दैट ही वाज एन स्ट्रेंथ ऑफ पावर एक्सरसाइज इन हिस्ट्री। द टर्म रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ monarchical government that was centralized, military and repressive। एब्सोल्यूट मतलब कि एक गवर्नमेंट होगा और गवर्नमेंट सिस्टम होगा और उस सिस्टम के अंडर लोग वर्क करेंगे। Inside utopian vision, the peoples of world are the group distinct nation identified through their flag and national costume। अब लोग कैसे अपने आप को यूनिफाई करेंगे, तो उन्होंने इन सड्यूस विजन, यानी कि सड्यू की इस पेंटिंग में अगर हम बात करते हैं तो देख रहे हैं कि लोग अपने अपने साइम्बॉलिक फ्लैग को लेकर नेशनल कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। एंड प्रोसेसन वे पास टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच इज द टाइम आर ऑलरेडी नेशन स्टेट। उस टाइम जिस टाइम का ये सड्यू बात करूँ, उस टाइम में स्विट्जरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट ऑलरेडी लिबर्टी ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे। एंड I talk about identifiable by the revolutionary tricolor is just a reached statue. She is followed by the people of Germany bearing the black and red gold flag. And during the 19th century, nationalism emerged as the force which brought about sweeping change in the political and mental world of Europe. The end result of this change was the emergence of nation-state in place of the multinational dynastic empires of Europe. The concept and practice of the modern state, in which the centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory, had been developing over a long period in Europe. यानी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी में नेशनलिज्म में एक ऐसा पावरफुल फोर्स बन के उभरा
कि वहाँ के पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड पर भारी पड़ा। एंड लास्टली इसका रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ के टोटल लोग नेशन स्टेट इन अ प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप, द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट। इतना सारे परिवर्तन होने के बाद इन लास्ट में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद यूरोप में ये हो रहा था कि इमर्ज नेशन स्टेट, वहाँ के लोग यूरोप के बहुराष्ट्रीय यानी कि बहुत सारे बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों यानी कि बहुत सारे ऐसे साम्राज्य जिसमें वंशानुगत यानी कि हम नॉर्मली कहें तो मोनार्कीज फॉर्म स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हो रहा था। यानी कि वहाँ के लोकल लोगों में नेशनलिज्म यानी कि नेशन यूनिफाइंग का डेवलपमेंट अंदर हो रहा था। यूरोप में बहुत समय के बाद डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, बट नेशन स्टेट वाज वन ऑफ द बीच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन। और लोगों के अंदर नेशन स्टेट का आधुनिकरण यानी कि थिंकिंग विचार डेवलप तेजी से कर रहा था। तब तक इन दिस टाइम पीरियड इर्नेस्ट रेनन का एक लेक्चर है व्हाट इज नेशन करके। What is nation? In a lecture delivered at the University of Sorbonne in the 1882, the French philosopher Ernest Renan outlined his understanding of what makes a nation. The lecture was subsequently published as a famous essay entitled Quest Qui in Nation, यानी कि What is Nation? In this essay, Renan criticized the notion suggested by the other that nation is formed by a common language, race, religion और territory. रेनन का कहना है कि नेशन एक कॉमन लैंग्वेज और रेस और रिलीजन और टेरिटरी से हम नहीं कर सकते हैं, नहीं मान सकते। और नेशन एक प्योर नेशन होने के लिए, अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट इन्वेडर्स sacrifice and devotion, a heroic past great main glory, that is the social capital open, which one bases a national idea. रेनन का कहना है कि एक नेशन बनाने में, एक नेशन बहुत लंबे समय का अगर हम बात करते हैं लंबे समय से ऐसे निष्ठा त्याग का चरम बिंदु होता है। एंड ह्यूरिक पास्ट ग्रेट मेन ग्लोरी दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच इज द बेसिस ऑफ नेशनल आइडिया। और बड़े बड़े लोगों के यानी कि ग्रेट पर्सन का इसमें योगदान होता है। एंड बहुत सारे महान लोगों के इसमें बहुत लंबे समय तक का अगर हम बात करें तो लाइफ एक्सपेंड हो जाता है एक नेशन बनाने में, एक नेशन को डेवलप करने में। इन दिस एसे रिटन व्हाट इज नेशन, एंड हम लोग देखें कि इर्नेस्ट रेनन जो हैं एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं जिन्होंने 1882 में एक यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ सोर्बोन में अपने लेक्चर के दौरान ये अपने व्हाट इज़ नेशन का विचार उन्होंने बताया था। एंड हमारा ये यूटोपियन विज़न यानी कि हम जो बताया था यूटोपियन पिक्चर के बारे में, ड्राइंग के बारे में, ये बात मेरा यहीं ख़त्म होता है। एंड नेक्स्ट माय टॉपिक इज़ फर्स्ट आई टॉक अबाउट द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन, यानी कि फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है और कहीं ना कहीं वहीं से आइडिया ऑफ नेशन यानी कि नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप होता है लोगों में, यूनिफाई का थॉट डेवलप होता है। एंड मोनार्की के ख़िलाफ़ लोग यहाँ विद्रोह करते हैं और कैसे कैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है इसके बारे में हम अब जानेंगे।